जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्या कुल एकेडमी के एक और बेहतर वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन वाले में बताया था कि हम एग्ज़ाम पेपर लेकर आने वाले हैं, तो ये हमारा एग्ज़ाम पेपर फर्स्ट है, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ये जो क्वेश्चन है ये यूपी बोर्ड 2025 के एग्जाम में आ चुका है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। पहला बोल रहा है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होनी चाहिए। दूसरा बोल रहा है वक्रता केंद्र पर होना चाहिए। तीसरा क्या बोल रहा है वक्रता केंद्र से परे होना चाहिए। और चौथा क्या बोल रहा है ध्रुव व फोकस के बीच होने चाहिए। तो इसमें पहले ऑप्शन से देखते हैं हम कि अगर हमारा जो बिंब है कहाँ पे होना चाहिए, वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच में। तो सी और एफ के बीच में अगर हो तो क्या होगा, इसमें प्रकाश किरणें कहाँ से होकर जाएंगी? पहला तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा जो कि फोकस से होकर निकल आएगा। दूसरा प्रकाश किरण हम वक्रता केंद्र सी से भेजेंगे, जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते पे वापस दोनों प्रकाश किरणों का जो कटान बिंदु बना है वो यहाँ पर बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तीर का निशान ऊपर है, यहाँ तीर का निशान नीचे हो गया, यानी ये बिंब है और ये प्रतिबिंब है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो प्रतिबिंब है, देखिए अगर एग्जाम में लिखना है तो ऐसे 2-3 चीज़ें लिखना है। प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा बना। और उल्टा है तो वास्तविक है। वास्तविक मतलब क्या होता है कि अगर दोनों प्रकाश किरणें अपने आप मिल रही हैं, हम उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आप मिल जा रही हैं, तो वो वास्तविक है। लेकिन अगर हमको मिलाना पड़ रहा है ज़बरदस्ती करके, तो क्या है? आभासी है। लेकिन यहाँ पर अपने आप मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक। कैसा बना? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा। उल्टा बन भी रहा है, यहाँ तीर ऊपर था, यहाँ तीर नीचे हो गया, तो उल्टा हो गया। दूसरी बात, कहाँ इमेज बना? सी से परे बना, सी से परे बना। या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये है सी, इधर कहीं होगा अनंत, तो सी और अनंत के बीच में बना। दो भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल दो। तो क्या सी से परे बना, सी से परे बना। तो अगला क्या है? साइज इसका क्या है? वस्तु का साइज ये है और ये बड़ा है, यानी वस्तु से बड़ा। तो इसका अगर हम आकार देखें तो आकार क्या है? आकार वस्तु से बड़ा। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं, जब वस्तु हमारा कहाँ पर हो? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर अगर कोई वस्तु हमारा कोई बिंब होता है तो इसमें भी 2 प्रकाश किरणें भेजते हैं। एक तो जाता है मुख्य अक्ष के समांतर जो कि फोकस से होकर जाता है। दूसरा प्रकाश किरण भेजते हैं फोकस से, जो कि टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होता है। तो इसमें क्या होता है, जो इमेज बनता है वो सी पर ही बनता है। उतने ही साइज का बनता है, जितना बड़ा बिंब होता है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब होता है। और रियल में ये प्रकाश किरणें देखो अपने आप मिल रही हैं, यानी कि ये वास्तविक है। और वास्तविक है तो उल्टा होगा। तो इसमें भी 3-4 पॉइंट्स लिख देते हैं कि यहाँ पर इमेज कैसा बना? वास्तविक, वास्तविक और उल्टा। दूसरी बात क्या है? साइज क्या है? बिंब के आकार का, जितना बड़ा बिंब है उतना बड़ा प्रतिबिंब है। तो इसका जो आकार है वो क्या है? बिंब के आकार का। ये प्रतिबिंब के बारे में तीनों पॉइंट हम लिख रहे हैं, ये जो भी पॉइंट लिखे हैं सब प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब का ये जो कुछ भी है सब प्रतिबिंब के बारे में और कुछ नहीं है। तीसरा पॉइंट, इतना लिख दोगे एग्जाम पेपर में बहुत है, काफ़ी है, थ्योरी वाला क्वेश्चन है। इसमें थ्योरी भी कंप्लीट हो जा रहा है, अपना एमसीक्यू भी हो जा रहा है। तो ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिख देना है 3-4 पॉइंट, बहुत ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। अगला क्या है, इसका कहाँ पर बन रहा है? तो सी पर ही बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? स्थिति उसका कहाँ है? तो स्थिति सी पर बना। बस। अगला हमारा है सी ऑप्शन, देखते हैं, जब वस्तु कहाँ पर हो? वक्रता केंद्र से परे हो। वक्रता केंद्र से परे का मतलब क्या है? 2-3, पहला जो हमारा केस था जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरा केस हमारा था आप लोग पढ़ चुके हैं कि अनंत और सी के बीच में, यानी सी से परे, सी के आसपास। तो हमारा जो यहाँ पर वस्तु है वो सी से परे है। तो इसके लिए क्या होगा?
देखिए यहाँ पे ये हमारा बिंब है, इसमें एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है तो टकरा करके फोकस से होकर गया, ठीक है। दूसरा हमने कहाँ से भेजा, दूसरा हमने वक्रता केंद्र सी से होकर भेजा, जो कि टकराने के बाद उसी रास्ते पर वापस चला गया। दोनों का कटान बिंदु यहाँ पर है, यानी इमेज यहीं पर बनेगा, यहीं पर बनेगा। तो दूसरी बात अपने आप बन रहा है, इसमें हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, दोनों प्रकाश किरणें अपने आप कट जा रही हैं। तो कट जा रही हैं तो वस्तु कैसा बना, वास्तविक, अपने आप इमेज बन रहा है ना, वास्तविक। और कैसा है, उल्टा। तीर का निशान यहाँ ऊपर है, यहाँ क्या हो गया, नीचे, यानी उल्टा हो गया। दूसरा कहाँ पर बन रहा है, तो सी व एफ के बीच में, सी व एफ के बीच। तीसरी पॉइंट, कितना बड़ा, बिंब का साइज इतना बड़ा, प्रतिबिंब का साइज इतना बड़ा, यानी बिंब से छोटा। चलिए अब डी ऑप्शन देखते हैं। जब वस्तु कहाँ पर, ध्रुव व फोकस के बीच हो। ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा फोकस है, वस्तु हमारा ध्रुव और फोकस के यहाँ बीच में है। क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी और दर्पण से टकराने के बाद बड़े ही प्यार के साथ उसी रास्ते पर वापस चली आएगी। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे एक प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, एक प्रकाश किरण ऐसे जा रहा है। हमें नहीं लगता ये दोनों कभी आपस में मिलेंगे, और अगर मिलेंगे नहीं तो इमेज बनेगा नहीं, बट हमको तो मिलाना है, तो हम इसको करेंगे जबरदस्ती। जबरदस्ती कैसे करेंगे, अगर हम इमेजिन करें तो ये प्रकाश किरणें आगे नहीं मिल सकते, अगर इनको हम पीछे ऐसे डॉट डॉट करके मिलाना चाहें तो एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो अगर हम प्रकाश किरणों को जबरदस्ती करके मिला रहे हैं तो इमेज कैसा बनेगा, आभासी, अभी हमने बताया है। तो यहाँ पर इमेज यहाँ पर बन रहा है, और कैसा बन रहा है, हम बना रहे हैं अपने हिसाब से, जबरदस्ती करके प्रकाश किरण मिला रहे हैं तो कैसा बनेगा, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है, तो आभासी और सीधा। दूसरी बात, इमेज कहाँ बन रहा है, ये दर्पण है, ये दर्पण के सामने का पार्ट है और ये पीछे का, तो दर्पण के पीछे बन रहा है इमेज। कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। दूसरी बात, साइज क्या है, वस्तु का साइज इतना बड़ा, बिंब का साइज बिंब का साइज इतना बड़ा, प्रतिबिंब का साइज इतना बड़ा, तो यानी कि इससे ये बड़ा बन रहा है, तो क्या बोल सकते हैं, बिंब से, बिंब या वस्तु दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है, बिंब या वस्तु से क्या होगा, बड़ा। ये तीनों पॉइंट जो हम लिखे हैं, सबका तीन तीन पॉइंट जो लिखे हैं, ये प्रतिबिंब के इज्जत के लिए, उसके केस के लिए लिखे हैं कि ये जो तीनों बातें हो रही हैं किसके बारे में हो रही हैं, प्रतिबिंब के बारे में। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा, तीनों चारों केस में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आभासी भी आ रहा है, सीधा भी आ रहा है और वस्तु से बड़ा। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा जो डी ऑप्शन है ये हमारा क्या होगा, सही होगा। तो हमने एक क्वेश्चन से कैसे 4 क्वेश्चन बनाए ये आप लोग देख सकते हैं, और इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। जिंक धातु पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है, यूपी बोर्ड 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अपना कॉन्सेप्ट क्या है कि धातु अगर अम्ल के साथ क्रिया कर रही है तो धातु लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ऐसे में तो अपने पास चौथा ऑप्शन सही है, बट क्या करते हैं, इसको एक बार हम एग्जाम्पल लेकर के इसका जो इक्वेशन है, समीकरण है, उसको रख करके चेक कर लेते हैं। जिंक धातु है, धातु की जगह पे हम जिंक रखेंगे। अम्ल कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। अब यहाँ इसके पीछे कहानी क्या है, ये जिंक जो है, जिंक हमारा ये H2 से अधिक क्रियाशील है, यानी जिंक का क्रियाशीलता अधिक है और इसकी क्रियाशीलता क्या है, कम है। तो ये इसको इसके आयन से विस्थापित कर देगा। तो जिंक क्या करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, तो हाइड्रोजन बेचारा यहाँ आके गिरेगा। उसके बाद जिंक SO4 के साथ बॉन्डिंग करके ZnSO4 बना लेगा। यहाँ पर क्या हुआ, एक प्रकार के एलिमेंट का विस्थापन हुआ, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया है, तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। क्या बना है,
ये हमारा जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम क्या है? जिंक सल्फेट। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर कौन सा हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है ना, तो अपना ये डी ऑप्शन सही है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्या है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? ये परिपथ में ना क्या करता है? परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। किसको बताता है? विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। विद्युत धारा की उपस्थिति। ओके। अगला क्या है? एमीटर। एमीटर क्या करता है? ये एमीटर जो है ना विद्युत धारा का मापन करता है। विद्युत धारा का क्या करता है? मापन। क्वेश्चन पूछेगा विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से करते हैं, तो क्या बताओगे? विद्युत धारा का मापन हम लोग एमीटर से करते हैं। मोटर का काम क्या होता है? मोटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज कर देता है? ये यांत्रिक ऊर्जा में। कुछ ऐसे मोटर होते हैं जो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में भी चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? वो मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ओके। 4 ऑप्शन थे, तो अपना कौन सा ऑप्शन है जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है? तो अपना जनित्र जो होता है ना, जनरेटर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये हमारा जनरेटर ही क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। हमारा ए ऑप्शन सही है। बाकी तीनों ऑप्शन से हमने 3-4 क्वेश्चन और अलग से बना दिए, इसको याद कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होता है? तो पीएच मान की बात करें, पीएच मान जिसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मान अगर 7 से कम हो, किससे कम हो? 7 से कम। तो पीएच मान अगर 7 से कम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो हमारा क्या होता है? अम्ल। अगर यही पीएच मान 7 से क्या हो? 7 से अधिक हो। क्या हो? 7 से अधिक, तो क्या होता है? क्षार होता है। और अगर पीएच मान 7 है तो क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन। लिटमस पेपर की बात करें, जो हमारा लिटमस पेपर होता है ना, लिटमस पेपर 2 टाइप के होते हैं, अपने सिलेबस में दिया है। एक होता है लाल लिटमस पेपर, और एक क्या होता है? नीला लिटमस पेपर। क्या होता है? एक लाल लिटमस पेपर होता है और एक नीला लिटमस पेपर होता है। तो कौन सा बिलियन हमारा? 1 बिलियन नीला को लाल कर दे रहा है। नीले को क्या कर दे रहा है? लाल। मान लो ये हमारा नीला लिटमस पेपर है, ये क्या है? मान लो इसे ये नीला है। इसको क्या कन्वर्ट कर दे रहा है? ये किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? क्षार में। तो अपना एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पर साइड में बता दे रहा हूँ, यहाँ पे बता दे रहा। एक होता है अनिल और एक क्या होता है? छलनी। मतलब यहाँ पे आ से अम्ल, ना से नीला लिटमस पेपर, और ला से क्या कर देगा? लाल। मतलब अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को किस में बदल देगा? लाल लिटमस पेपर में। छलनी, ये क्षार जो है ना, ये छलनी ऐसे लिखे हैं, बाकी यहाँ पे हम क्षार ऐसे लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइए। क्षार जो होता है ना, ये लाल लिटमस पेपर को किस में बदल देता है? किस में बदल देता है? नीले लिटमस पेपर पर। ओके। तो अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला। तो ये कर क्या रहा है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे रहा है। लाल लिटमस पेपर को किस में बदल देगा? नीला। तो क्षार ही तो है जो लाल को नीले में बदल रहा है। तो क्षार है, तो हमने बताया कि अगर कोई विलयन क्षार है तो उसका पीएच मान 7 से क्या होगा? अधिक होगा। 7 से क्या होगा? अधिक होगा। अगर 7 से अधिक है तो ही तो क्षार है। तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 7 से अधिक है? एक तो 7 से कम है, 6 भी 7 से कम है,
3 भी 7 से कम है, तो अपना कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन, यानी कि 8 जो है उस विलेन का पीएच वैल्यू होगा। अच्छा, अगर अम्ल है ना, अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल किसे कहते हैं आप लोग बताइए? जिसका पीएच मान 7 से कम हो, ये भी हमें बताया 7 से कम है तो क्या है? अम्ल है। तो ये पीएच मान क्या है? जिसका पीएच मान 7 से कम है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ये क्या करता है? जल में कौन सा आयन डोनेट करता है? H+ आयन, H+ आयन उत्पन्न करे। ओके, तो जल में कौन सा आयन उत्पन्न करेगा? तीसरी बात, स्वाद में कैसा होता है? स्वाद में इसका टेस्ट कैसा होगा? स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। टेस्ट इसका सेवर होता, खट्टा। ओके, तो जिसका पीएच मान 7 से कम हो, जो जल में H+ आयन उत्पन्न करे। और तीसरा पॉइंट, स्वाद में खट्टा। चौथा पॉइंट यहाँ से आप लिख लीजिए कि जो नीले लिटमस पेपर को किस में बदल दे? लाल में। नीले को किस में बदल दे? लाल में। यहाँ मैं लिख दे रहा, यानी कि ये नीले लिटमस पेपर को, नीले को किस में कन्वर्ट कर देगा? लाल। तो अपना क्या है? क्षार है, अम्ल है, सॉरी, अम्ल की बात कर रहे हैं ना। हाँ, उसके बाद क्षार के बारे में बात करें। क्षार के बारे में, क्षार जो है इसका पीएच मान, जिसका पीएच मान कितना हो? 7 से अधिक। पीएच मान 7 से अधिक, तो जिसका पीएच मान 7 से अधिक वो क्षार है। दूसरी पॉइंट, ये जल में क्या उत्पन्न करता है? ये जल में घुल करके, जल में सोल्यूबल होकर के ये OH- आयन देता है। कौन सा आयन? OH- आयन देता है। ओके, देता है या उत्पन्न करता है? ओके, अगला क्या है? स्वाद में कैसा होता है? स्वाद में कड़वा होता है। कैसा होता है? स्वाद में कड़वा। व्यवहार इसका साबुन जैसा होता है, सॉप जैसा। इसका एग्जाम्पल लिख लो, दोनों का एग्जाम्पल लिखा रहे हैं। एग्जाम्पल लिख लो, KOH, उसके बाद CaOH का होल ट्वाइस। मतलब लास्ट में अगर OH आ गया तो मतलब वो जान लो क्या है? अपना क्षार है। अम्ल के बारे में बता दें। अम्ल क्या है? HCl, उसके बाद CH3COOH, उसके बाद अगला क्या है? H2SO4। इसको बोलते हैं किंग ऑफ एसिड। किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड, यानी अम्लराज के नाम से भी जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को। ओके, तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। आप लोग इसको नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मानव में कौन उत्सर्जित तंत्र से संबंधित है? कौन सा ऐसा अंग है जो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? अपने पास 4 ऑप्शन है। आमाशय है, प्लीहा है, हृदय है या वृक्क है। तो सबसे पहले बात करें हम आमाशय के बारे में। आमाशय जो होता है ना, आमाशय यह पाचन तंत्र से संबंधित है। कौन सा तंत्र? पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है ये, पाचन तंत्र से। दूसरा हमारा क्या है? प्लीहा। अरे याद करो दोस्तों, प्लीहा के बारे में क्या क्या जानते हो? अरे इसी का RBC का कब्रिस्तान इसी को बोलते हैं ना। RBC का क्या बोलते हैं? RBC का कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। इसी को ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। ब्लड बैंक, हमारे बॉडी में ब्लड बैंक का जो भंडारण होता है कहाँ होता है? प्लीहा के अंदर। दूसरी बात क्या, अगर आप लोग RBC के बारे में जाने, RBC के बारे में, तो RBC का जो जीवन काल होता है, RBC का जो जीवन काल होता है, जीवन काल कितना होता है मेरे भाई? RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन के बाद RBC जाके प्लीहा में क्या होता है? सॉरी, प्लीहा में क्या हो जाता है? मर जाता है। उसके बाद इसका आकार कैसा, रंग कैसा होता है? तो ये भूरे रंग का होता है। इसका रंग कैसा होता है? भूरे रंग का होता है। ओके, 4 इंच इसका जो लगभग लंबाई होता है, 4 इंच इसका जो साइज होता है प्लीहा का। इसको अंग्रेजी में स्प्लेन बोलते हैं, तिल्ली के नाम से भी जानते हैं। 2-3 नाम है, उसको आप लोग नोट कर लेना। अगला हमारा क्या है? हृदय। हृदय के बारे में अगर हम बात करें तो हृदय जो है ना, ये हमारा परिसंचरण तंत्र है। कैसा तंत्र है? परिसंचरण तंत्र है।
परिसंचरण तंत्र, अंग्रेजी में इसको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में के नाम से जानते हैं, परिसंचरण तंत्र। इसके अगर हम बात करें तो परिसंचरण तंत्र के अंदर कितने पार्ट होते हैं, कितने अंग होते हैं, तो हमारा क्या होता है, सबसे पहला नंबर हार्ट होता है। क्या होता है? हार्ट। हार्ट होता है। दूसरा क्या होता है? ब्लड होता है। अगर हम परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, और क्या होता है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स। हार्ट मीन्स क्या होता है? हार्ट मीन्स मतलब इसके अंदर क्या होता है, हृदय के बारे में पढ़ते हैं, हिंदी में जान लो, हृदय, और रक्त के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ क्या होता है? रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं, इसके बारे में पढ़ते हैं। हृदय का अध्ययन करना क्या कहलाता है? स्टडी। अगर हम हृदय का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हृदय का स्टडी का, अगर हम हार्ट के बारे में स्टडी करें, हृदय के बारे में अध्ययन करें, तो उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। और हृदय के विशेषज्ञ को, जो भी डॉक्टर बनते हैं, जो उसके बारे में विशेष नॉलेज रखते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। आप लोग जान लेना। ब्लड के बारे में आप लोग जानते ही हैं। ब्लड कितने टाइप के होते हैं? ब्लड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और क्या है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। तो परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत कितने पार्ट आते हैं? हमारा हार्ट आता है, ब्लड आता है, ब्लड वेसल। मानव में कौन उत्सर्जित तंत्र से संबंधित है? कौन सा ऐसा अंग है जो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? अपने पास 4 ऑप्शन है। आमाशय है, प्लीहा है, हृदय है, या वृक्क है। तो सबसे पहले बात करें हम आमाशय के बारे में। आमाशय जो होता है ना, आमाशय, यह पाचन तंत्र से संबंधित है। कौन सा तंत्र? पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है ये, पाचन तंत्र से। दूसरा हमारा क्या है? प्लीहा। अरे याद करो दोस्तों, प्लीहा के बारे में क्या क्या जानते हो? अरे इसी का आरबीसी का कब्रिस्तान इसी को बोलते हैं ना। आरबीसी का क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। कब्रिस्तान। इसी को ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। ब्लड बैंक। हमारे बॉडी में ब्लड बैंक का जो भंडारण होता है कहाँ होता है? प्लीहा के अंदर। दूसरी बात क्या, अगर आप लोग आरबीसी के बारे में जाने, आरबीसी के बारे में, तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है, जीवन काल कितना होता है मेरे भाई? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन के बाद आरबीसी जाके प्लीहा में क्या होता है, सॉरी, प्लीहा में क्या हो जाता है? मर जाता है। उसके बाद इसका आकार कैसा, रंग कैसा होता है? तो ये भूरे रंग का होता है। इसका रंग कैसा होता है? भूरे रंग का होता है। ओके, 4 इंच इसका जो लगभग लंबाई होता है, 4 इंच इसका जो साइज होता है प्लीहा का। इसको अंग्रेजी में स्प्लेन बोलते हैं, तिल्ली के नाम से भी जानते हैं। 2-3 नाम है, उसको आप लोग नोट कर लेना। अगला हमारा क्या है? हृदय। हृदय के बारे में अगर हम बात करें तो हृदय जो है ना, ये हमारा परिसंचरण तंत्र है। कैसा तंत्र है? परिसंचरण तंत्र है। परिसंचरण तंत्र, अंग्रेजी में इसको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में के नाम से जानते हैं, परिसंचरण तंत्र। इसके अगर हम बात करें तो परिसंचरण तंत्र के अंदर कितने पार्ट होते हैं, कितने अंग होते हैं, तो हमारा क्या होता है? सबसे पहला नंबर हार्ट होता है। क्या होता है? हार्ट। हार्ट होता है। दूसरा क्या होता है? ब्लड होता है। अगर हम परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, और क्या होता है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स। हार्ट मीन्स क्या होता है? हार्ट मीन्स मतलब इसके अंदर क्या होता है? हृदय के बारे में पढ़ते हैं, हिंदी में जान लो, हृदय, और रक्त के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ क्या होता है? रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं, इसके बारे में पढ़ते हैं। हृदय का अध्ययन करना क्या कहलाता है? स्टडी। अगर हम हृदय का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हृदय का स्टडी का, अगर हम हार्ट के बारे में स्टडी करें, हृदय के बारे में अध्ययन करें, तो उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी।
क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। और हृदय के विशेषज्ञ को जो भी डॉक्टर बनते हैं, जो उसके बारे में विशेष नॉलेज रखते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। आप लोग जान लेना। ब्लड के बारे में आप लोग जानते ही हैं। ब्लड कितने टाइप के होते हैं? ब्लड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। तो परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हमारे कितने पार्ट आते हैं? हार्ट आता है, ब्लड आता है और ब्लड वेसल्स आते हैं। अगर हम बात करें परिसंचरण तंत्र के जनक के बारे में, तो इसके जनक जो है ना, परिसंचरण तंत्र के जो जनक हैं वो कौन है? विलियम हार्वे। कौन है मेरे भाई? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक कौन है? विलियम हार्वे। अगला क्वेश्चन है, तो हमने 3 विकल्प के बारे में आपको बता दिया। अगला हमारा विकल्प क्या है? डी, जिसको वृक्क के नाम से जाते हैं। तो हम वृक्क के बारे में बता देते हैं आपको थोड़ा। वृक्क, इस वृक्क को किडनी भी बोलते हैं, गुर्दा भी बोलते हैं। और ये जो होता है हमारा ना, ये हमारे शरीर में कितने होते हैं? 2 होते हैं। शरीर में कितने होते हैं? शरीर में 2 होते हैं, दोनों। इसका आकार कैसा होता है? सेम के बीज के जैसा। आकार कैसा होता है? सेम के बीज के जैसा। सेम के बीज के जैसा। बात करें इसकी यूनिट के बारे में, तो इसका जो यूनिट होता है ना, यूनिट, जिसको हम इकाई के नाम से जानते हैं, इकाई, तो वृक्क का जो इकाई होता है वो क्या होता है? नेफ्रॉन। कितना होता है? क्या होता है इसका? नेफ्रॉन। और बात करें हमारे एक वृक्क के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो एक वृक्क के अंदर, एक वृक्क में लगभग, एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। कितने? 10 लाख। और बात करें एक मानव शरीर के अंदर कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, तो 2 लाख। क्योंकि हमारे पास कितने किडनी होते हैं, कितने वृक्क होते हैं? 2। तो 2 वृक्क हैं, तो दोनों वृक्क में कितने? 10 + 10 यानी कि 2। शरीर में तो 20 लाख। कितने? 20 लाख नेफ्रॉन। ओके।